Hello students, welcome back to our channel General Studies with Anup K. Verma। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि हम लोग बिहार के अंतर्गत आयोजित विभिन्न परीक्षाएं जो कि आपके वर्ष 2022 के अंदर आयोजित हो चुकी हैं अब तक, उन सभी के जीएस, जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। फिलहाल हम जो बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था 67th वाला, उसका जो बेसिकली मई में एग्ज़ाम हुआ था 67th एग्ज़ाम, वो कैंसिल आउट हो गया था। अब ये दोबारा एग्ज़ाम होने वाला है आपका। फ़िलहाल तो 30 तारीख दी गई है, बट यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद 30 को हो जाए या फिर आगे पोस्टपोन्ड हो जाए, जो भी रहेगा। बट कोई बात नहीं, हमारा वो कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न है सिर्फ जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी को विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करना। तो इस कड़ी में हमने अभी तक 2 सेट्स कवर कर लिए हैं। ये है हमारा तीसरे नंबर का सेट। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है आईएनसी की जो आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, लाहौर का सेशन, उस सेशन के अंदर जो 1929 ईस्वी में हुआ था, उसमें प्रेसिडेंट कौन थे। ठीक है, तो मैंने आई थिंक पहले वीडियो या सेकंड वीडियो के अंदर बहुत सारी लिस्टिंग करी है कि बहुत सारे लोग जो प्रेसिडेंट रहे उनके बारे में हमने डिस्कस किया कंप्लीट डिटेल में। तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। और लाहौर सेशन ये वही सेशन है जहाँ पर कांग्रेस ने, मतलब या फिर हम बात करें आईएनसी ने, पूर्ण स्वराज या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पूर्ण स्वराज की जो मांग है उसका जो एक रेजोल्यूशन है वो पास किया था। और इस सेशन के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार 3 रंग का जो फ्लैग है, ट्राई कलर फ्लैग, वो फहराया था। कहाँ फहराया था, वो भी नाम इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। रावी रिवर के किनारे, रावी नदी जो है उसके किनारे ट्राई कलर जो तिरंगा है हमारा उस टाइम का, तो ये ट्राई कलर का फ्लैग जो है वो होस्ट किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रावी नदी के किनारे, लाहौर सेशन में। लाहौर सेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। और इसके साथ ये वाला इंपॉर्टेंट फैक्ट है ही, आपका पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की जो मांग है वो इसी सेशन के अंदर की गई थी। वल्लभ भाई पटेल की जब हम बात करते हैं तो वल्लभ भाई पटेल जी जो है ये कराची सेशन से संबंधित है। कराची सेशन जो था आपका, ये आपका 1931 में हुआ था कराची सेशन। वहाँ पर ये आईएनसी के प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जो है 1928 के अंदर जो कलकत्ता सेशन था उसके प्रेसिडेंट थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे के अंदर जो आईएनसी का सेशन हुआ था 1934 के अंदर, उसमें ये प्रेसिडेंट थे। और साथ में 1939 के अंदर भी ये बने थे आईएनसी के प्रेसिडेंट। कब बने थे, जब 1939 के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने जो इलेक्ट हुए थे, बेसिकली इलेक्शन जीते थे, तो उन्होंने अपने पद से रिज़ाइन कर दिया। तो रिज़ाइन करने के बाद जो है नया जो मेंबर चुना गया वो चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, तो क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, चितगांव आर्मरी रेड से रिलेटेड क्या है, कौन से वो व्यक्ति है जो चितगांव आर्मरी रेड से संबंधित हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर जो हम बात करें चितगांव आर्मरी रेड, ये हुई थी आपकी कब, 18 अप्रैल 1930 को। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था कि जो पुलिस थाना था, पुलिस वालों के जो हथियार है उनको लूटने की कोशिश करी गई, उनको लूटा गया। किसके द्वारा, इंडिपेंडेंट सोल्जर्स, मतलब जो स्वतंत्रता सेनानी लोग थे उनके द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो व्यक्ति थे उससे रिलेटेड, जो चितगांव आर्मरी रेड थी उससे संबंधित थे, वो सूर्यसेन थे। यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्यसेन। और इस रेड के दौरान जो है यहाँ पर जो टेलीफोन सर्विसेज थी या टेलीग्राफ सर्विसेज थी उनको भी क्या कर दिया गया था, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। बट यहाँ पर साथ में ना 2 नाम और इम्पॉर्टेंट हैं। सूर्यसेन तो थे ही, साथ में एक नाम था प्रीतिलता, प्रीतिलता वाडेडार, प्रीतिलता वाडेडार। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, प्रीतिलता वाडेडार। और दूसरा नाम था आपका कल्पना दत्त, कल्पना दत्त। तो ये दो ऐसी 2 लेडीज़ थी। कई बार अगर जो पूछ लिया जाए कि चितगांव आर्मरी रेड से वो कौन सी महिलाएं थी जो उसमें सहभागी थी, पार्टिसिपेंट थी, तो ये 2 नाम उस केस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीतलता वाडेडार और कल्पना दत्त।
तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आ गया, जस्ट अ मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज नॉट रिलेटेड टू द चंपारण सत्याग्रह। अब देखिए, जब हम बात कर रहे हैं चंपारण सत्याग्रह की, तो ये कब हुआ था? 1917 में हुआ था, और ये भारत का पहला फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस जो मूवमेंट था अगेंस्ट द ब्रिटिशर, ये पहला था आपका, ठीक है, जिसमें महात्मा गांधी ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। और महात्मा गांधी जो पार्टिसिपेट किए थे, देखिए महात्मा गांधी, MKG लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में, महात्मा गांधी, तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसमें पहली बार इंडिया में आने के बाद, भारत में आने के बाद। और इनको बुलाया किसने था? राजकुमार शुक्ला, इन्होंने इनको इनवाइट किया था, बेसिकली आग्रह किया था कि आप आइए और जो यहाँ पर अत्याचार हो रहा है बेसिकली उसके खिलाफ मूवमेंट स्टार्ट करें। तो उसके लिए बेसिकली राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को इनवाइट किया था चंपारण में, चंपारण सत्याग्रह 1917। अब चंपारण सत्याग्रह था क्या? ये था एक्चुअली यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे वो फोर्स करते थे इंडिगो की खेती के लिए, इंडिगो मतलब नील की खेती के लिए, ठीक है, नील की खेती के लिए। और वो कहते थे कि जो नील की खेती होगी और उसमें उनको कितने एरिया पर खेती करनी है लैंड पे, दैट इज 3/20 पार्ट, 3/20 पार्ट ऑफ द लैंड पर जो है उनको नील की ही खेती करनी है। बाकी लैंड पर वो कुछ कर सकते हैं, बट इतना जो लैंड है इस पर उन्हें क्या करनी है? नील की ही खेती करनी है। और इस चीज़ को कहा जाता था तीन कतिया लगान, तीन कतिया लगान के नाम से भी हम इस चीज़ को जानते हैं कि भाई जो इंडिगो की कल्टीवेशन है उसकी जो पूरी फसल थी वो कौन ले जाता था? यूरोपियंस ले जाते थे, बेसिकली ब्रिटिशर्स ले जाते थे, ठीक है। और यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर एक तो फोर्स तो किया जाता था कि इतने लैंड पर आपको क्या करना है कि नील की खेती करनी है, बट साथ साथ क्या होता था कि यहाँ पर जो प्राइसिंग थी, जो प्रोड्यूस हुआ, प्रोडक्ट निकला, जो नील का आउटपुट निकला खेती के बाद, तो उस पर जो पैसा देना है, मतलब ब्रिटिशर्स ने या यूरोपियंस ने वहाँ पर जो पैसा फिक्स कर दिया, भाई हम इतना ही पैसा देंगे, तुम चाहे कितना भी निकालो, मतलब हमारा एक अमाउंट फिक्स हो गया कि भाई हम आपको मान लीजिए 10 रुपये ही देंगे, तो 10 रुपये में ही वो पूरी फसल उनकी ले लिया करते थे। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती थी, ठीक है। अब अगर जो हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन पर आते हैं वापस, नॉट रिलेटेड की बात कर रहा है, तो देखिए इसमें नॉट रिलेटेड की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर महात्मा गांधी एक तो थे, MKG में शॉर्ट में लिख देता हूँ, महात्मा गांधी इसमें इन्वॉल्व थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके इन्वॉल्व थे, और महजूर हक नाम के एक व्यक्ति थे, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व थे। और धनेचर देसाई आपके इन्वॉल्व थे यहाँ पर, JB कृपलानी इन्वॉल्व थे, ब्रिजेश किशोर प्रसाद आपके इन्वॉल्व थे, अनुराग नारायण सिन्हा इन्वॉल्व थे, रामनवमी प्रसाद थे, सिन्हा नहीं थे, वो भी इन्वॉल्व थे, और शंभू शरण वर्मा इन्वॉल्व थे। तो मतलब ये कुछ नाम हैं जो इन्वॉल्व थे। बट हम बात करें यहाँ पर, देखिए राजकुमार शुक्ला तो इन्वॉल्व थे ही, JB कृपलानी भी इन्वॉल्व थे, अभी हमने बात करी राजेंद्र प्रसाद भी इन्वॉल्व थे, राम मनोहर लोहिया जी यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं थे। नॉट पूछा है तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, आनंदमठ जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये मेंशन करती है किस विद्रोह के बारे में इसमें बताया गया है। वो विद्रोह था आपका सन्यासी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, सन्यासी विद्रोह के बारे में इसमें लिखा गया है आनंद मठ के अंदर, ठीक है। और आनंद मठ जो पुस्तक है ये पब्लिश कब हुई थी? 1882 के अंदर, 1882 के अंदर ये पब्लिश हुई थी। बंकिम चंद्र चटर्जी जो इसके राइटर थे, और इस स्टोरी के अंदर जो मतलब जो ये पुस्तक है इसके अंदर ये इंस्पायर्ड होती है फ्रॉम द सन्यासी मूवमेंट, या फिर कह लीजिए इसका जो रिबेलियन था, विद्रोह था, उसका बैकग्राउंड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और ये विद्रोह भी आपका कब होता है? 18th सेंचुरी के अराउंड ये आपको देखने को मिलता है। और बंकिम चंद्र, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बंकिम चंद्र चटर्जी की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने वंदे मातरम, ठीक है, क्या कंपोज किया था? वंदे मातरम। वंदे मातरम जो सॉन्ग है ओरिजिनली इन बंगाली लैंग्वेज, इन बंगाली, सॉरी नॉट इन बंगाली, दैट इज इन संस्कृत में
ओरिजिनली जब ये लिखा गया था, संस्कृत में लिखा गया था वंदे मातरम, तो इसको कंपोज किया था इन्होंने, और इन्होंने पर्सोनिफाई किया इंडिया को एज अ मदर गॉडेस, मतलब जो हम कहते हैं ना आज की डेट में भारत माता। तो इन्होंने ऐसा मतलब बताया, व्याख्यान किया कि जो भारत है, धरती है, इंडिया है, कंट्री है, तो वो क्या है आपकी एक माता है, एक मदर की तरह है, गॉडेस की तरह, भगवान की तरह है। तो ये ग्लोरीफाई करने का काम जो है वो इन्होंने किया था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, इन्हें कहा जाता है साहित्य सम्राट, साहित्य सम्राट के नाम से इन्हें जाना जाता है। या फिर आप इसे इंग्लिश में अगर जो कहें तो एम्परर ऑफ लिटरेचर, एम्परर ऑफ लिटरेचर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इन बंगाल के अंदर, बंगाल के अंदर, बंगाल के अंदर इन्हें एम्परर ऑफ द लिटरेचर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह सभी को पता होगा। एक टाइम पीरियड था, आपने जब पॉलिटी पढ़ी होगी तो 1773 से लेके 1856 तक का आपने पढ़ा है। इस टाइम पर किसका रूल था? दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चल रहा था। फिर 1857 से रूल चलता है 1947 तक, किसका? ब्रिटिश क्राउन का। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा एक तरीके से टाइमलाइन पूरी डिफरेंशिएट होती है। ये एक टाइम पीरियड आता है, और ये लड़ा, देखिए टाइम कहा तो जाता है 1857, बट अगर जो हम बात करें ना तो ये ऐसा तो है नहीं कि एक साल चला था, 2 महीने चलते, कि थोड़ा सा लंबा रिवॉल्ट था, कुछ समय तक चला था। तो मोटा मोटा ये कहा जा सकता है कि 1857 से ये शुरू हुआ और 1859 तक ये लगभग कुछ कुछ एरियाज में चला, बट मोर पीक पर जो था ये 57 के अंदर था। ठीक है, तो यहाँ पर यह है सवाल के अंदर पूछा गया है कि वन ऑफ द लीडर ऑफ रिवॉल्ट 1857, कुंवर सिंह, जो कुंवर सिंह नाम है, ये कहाँ से संबंधित है? ठीक है, तो कुंवर सिंह बेसिकली कहाँ से हैं? बिहार से। और बिहार के कहाँ से? जगदीशपुर से। जगदीशपुर आरा जगह है, ठीक है, आरा नाम की जगह जो है वहाँ से संबंधित है बेसिकली। और बिहार की बात कर रहे हैं, जब हम बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार से एक और नाम आपको लिए इम्पोर्टेंट है, उनका नाम है अमर सिंह। अमर सिंह, ठीक है, कुंवर सिंह और अमर सिंह, ये दोनों लोग जो हैं 1857 का जो विद्रोह था उसमें इन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया था फ्रॉम द बिहार। अब हम अगर जो बात करें कुंवर सिंह के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं पहले। तो देखिए कुंवर सिंह जो है क्या थे, ये एक्चुअली जमींदार फैमिली से थे। ठीक है, जमींदार थे ये, जमींदार फैमिली से थे ये, मतलब रिच फैमिली से थे। और इनके जो फादर थे उनका नाम था राजा साहिबजादा सिंह, और मदर जो थी वो थी रानी पंच रत्न कुमार देवी सिंह। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट सम हाउ इफ इन केस कभी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके बिहार से संबंधित। बट हम बात करें यहाँ पर अगर जो ग्वालियर की, तो ग्वालियर से जो थे तात्या तोपे, तात्या तोपे आपके ग्वालियर से थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी आपकी। ठीक है, बात में अगर जो हम बात करें यहाँ पर बैरकपुर एक जगह थी, बैरकपुर कहाँ पर है? बंगाल के अंदर। तो यहाँ से कौन थे? मंगल पांडे, मंगल पांडे यहाँ से थे। दिल्ली की हम बात करते हैं जब, तो बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह सेकंड जो थे, और जफर बहादुर शाह सेकंड, वो दिल्ली से लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इन 1857 के रिवॉल्ट के अंदर। और कानपुर की जब हम बात करते हैं, कानपुर के अंदर तात्या टोपे और नाना साहब, ये दोनों लोग इन्वॉल्व थे कानपुर के अंदर। लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो लखनऊ के अंदर एक नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। ठीक है, जो 1857 के रिवॉल्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी। झांसी की जब हमने बात करी, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, और बहुत सारी जगह थी, बट एक और नाम याद आ रहा है, इलाहाबाद, और जो बनारस का इलाका है, बनारस इलाहाबाद का जो इलाका है, यहाँ से कौन विद्रोह में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था? ये थे मौलाना, या कह लीजिए मौलवी लियाकत अली, मौलवी लियाकत अली। ठीक है, तो ये नाम भी कई बार पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। बट बिहार का है तो बिहार में आपको कुंवर सिंह और अमर सिंह, ये दो नाम तो पक्का अच्छे से पता होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेज और वेज यूज टू नो द ग्रोथ ऑफ फीटस इन द वूम, मतलब जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसकी ग्रोथ को देखने के लिए कौन सी वेव इस्तेमाल की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अल्ट्रासोनिक वेव इस्तेमाल होती है यहाँ पर। और इस टेक्निक को क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड एज अल्ट्रासोनोग्राफी।
दैट इज अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी इस्तेमाल होती है, ये एक टेक्निक है। इसके अंदर जो है इमेजेस प्रोड्यूस होती हैं बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की और टिश्यूज़ की। ठीक है, और इसको और भी यूज़ किया जाता है। बेसिकली जो अल्ट्रासोनिक वेव्स है, इस वेव को यूज़ किया जाता है फॉर द जो आपका स्टोन होता है किडनी के अंदर, मतलब किडनी के अंदर जो स्टोन बन जाता है, पत्थर पत्थर इन द सेंस की कहते हैं ना, पथरी हो गई हिंदी में, तो जो पथरी हो जाती है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और जब हम बात कर रहे हैं अल्ट्रासोनोग्राफी, या सिंपली आप कई बार वर्ड सुना होगा सोनोग्राफी है, सोनोग्राफी, तो इसमें क्या होता है कि जो मदर है उसका जो, देखिए ये वाला अगर जो मैं बात करूं, तो ये अगर जो पार्ट है, मतलब स्टमक वाला एरिया है, तो जो लोअर एब्डोमेन वाला एरिया होता है, मतलब ये वाला हिस्सा, यहाँ पर एक बेसिकली जेल लगाया जाता है जिसे कहते हैं लिब्रोकैन जेल। लिब्रोकैन जेल आपका इस्तेमाल किया जाता है फॉर द बेसिकली स्मूथनिंग के लिए, और उसके थ्रू जो है अंदर की इमेजेस, मतलब बॉडी के इंटरनल पार्ट्स की, या बच्चा जो है अंदर, उसकी इमेज जो है वो स्क्रीन पर देखी जा सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टेम of a plant helps in distributing food to all the parts of the plant and it is also help in। देखिए स्टेम ऑफ द प्लांट की जब हम बात करते हैं, तो देखिए सबसे पहले आप एक पेड़ का ये तना बना लीजिए। इसको समझने में थोड़ा सा और ज़्यादा आसानी होगी। एक ये इस तरीके से डाली हो गई, ये एक डाली हो गई यहाँ पर, एक ये इस तरीके से डाली हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से एक कोई पेड़ का पार्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेम क्या करता है, एक तरीके के लिंक की तरह काम करता है रूट्स के बीच में। ठीक है, रूट्स के बीच में स्टेम, देखिए स्टेम है, स्टेम रूट, जमीन पे रूट्स हैं, इधर पत्तियां हैं, लीव्स हैं या फ्लावर्स हैं, तो इन सबको बीच में एक तरीके का लिंक कनेक्ट करने का काम कौन करता है, ये स्टेम करते हैं। और स्टेम जो है ट्री, जो पेड़ होता है, पेड़ मतलब अगर जो हम बात करें ये वाला पार्ट, तो इस तरीके से ये बड़ा सा पेड़ है, पेड़ का ये वाला हिस्सा जिसे स्टेम कह रहे हैं हम, इसको क्या कहा जाता है, ट्रंक कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक दो चीज़ें होती हैं, जैसे एक ये वाला पॉइंट हो गया, मतलब एक ये स्टेम निकली बड़ी, एक मेन स्टेम से एक छोटी स्टेम निकली, तो इस स्टेम के पॉइंट पर जहाँ पर ये जहाँ से निकली हुई, इसे कहा जाता है नोड। इस तरीके से एक नोड यहाँ पर हो गई। अब देखिए दो नोड्स के बीच का जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला शेडेड पार्ट है ना, इसे कहते हैं इंटरनोड। इंटरनोड, ठीक है, क्लियर, ये चीज़ें होती हैं। अब देखिए ये क्या इसमें पूछा गया है कि ऑल्सो हेल्प्स इन, जो स्टेम है आपका किन किन और कामों में हेल्प करता है। देखिए लिंकिंग का तो पार्ट कर ही रहा है, इसके बीच में रूट्स, फ्लावर्स या फ्रूट्स या लीव्स, जितना भी पार्ट्स हैं उन सब के बीच में लिंक का काम तो कर ही रहा है, बट साथ में ये सपोर्ट सिस्टम का भी काम करता है। किसका काम करता है, सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट मतलब शेपिंग ऑफ द प्लांट, मतलब ये क्या है भाई, अगर जो ये ना हो तो, मतलब सिर्फ मान लीजिए एक ही तरफ में ये सारी टहनियाँ या स्टेम्स हो, तो ये क्या एक तरफ को झुक जाएगा, तो दोनों तरफ है तो क्या है, वो एक तरीके से सपोर्ट, उसको शेप देने का काम भी कर रहा है। ठीक, स्टोरिंग ऑफ द फूड, भाई जो फूड यहाँ से लिया उसको स्टोर किया यहाँ पर और फिर उसको आगे ट्रांसपोर्ट कर रहा है, स्टोर कर रहा है, ये भी काम कर रहा है। रेस्पिरेशन का भी काम करता है थोड़ा बहुत, और फोटोसिंथेसिस भी करता है, मतलब ये सारे पार्ट काम जो है। और साथ में यहाँ पर एक और चीज़ करता है, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, प्रोटेक्शन, ये सारे काम जो है वो स्टेम करता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। तो ई ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रांसफ्यूजन द ब्लड मस्ट बी compatible not only in blood type but also in RH फैक्टर। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, बेसिकली एक रूटीन मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसके अंदर डोनेट किया जाता है ब्लड टू द नैरो ट्यूब्स। मतलब देखिए इसमें क्या हुआ, सिंपली आप समझ लीजिए, इसको बॉडी में ब्लड की कमी है तो उसको क्या किया जाएगा, ब्लड ट्रांसफ़र किया जाएगा फ्रॉम द, एक पतली सी ट्यूब जो होती है वो आपकी वेंस में लगा दी जाती है, तो उसके थ्रू जो है ब्लड जो है वो आपकी बॉडी के अंदर आता है। तो अब इस ब्लड को आने के लिए एक पैरामीटर होता है, उस पैरामीटर को कहते हैं, मतलब जो ब्लड है उसकी जो वैल्यू है दैट इज 10 ग्राम पर DL। ठीक है, ये यूनिट होती है, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए। बट ये कई बार देखा गया कि कई सारे लोगों का जो
वैल्यू है, मतलब ये जो वैल्यू है बेसिकली मिनी पेशेंट्स के अंदर ये देखा गया है कि ये वैल्यू 7 से 10 के बीच में लाई करती है। तो हम यहाँ पर रिजिड नहीं है, 7 से 10 के बीच में अगर जो वैल्यू आ रही है ग्राम पर डेसिबल ऑफ द लीटर, तो हम उसका ब्लड ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, एक चीज़ होती है कि भाई देखिए, जैसे होता है ए बी ब्लड ग्रुप का जो व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, वो रिसीव कर सकता है किसी भी टाइप का ब्लड अपने बॉडी के अंदर। ठीक है, और उसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं। और उसके अंदर RH नेगेटिव ब्लड अगर जो है, ठीक है, तो वो सिर्फ RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप से ही ब्लड लेगा। मतलब RH फैक्टर जो है, देखिए ब्लड ग्रुप का कंपैटिबिलिटी तो साथ में होना ही चाहिए, ब्लड ग्रुप जो भी है, ए है, बी है, ये, या यूनिवर्सल डोनर है तो ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है तो बात अलग है, बट साथ में यहाँ पर RH फैक्टर जो है वो भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड आपका कहाँ पर होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हाइपोहिप्पिलिस के अंदर आपको देखने को मिलता है। मतलब देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड को एक और नाम से जाना जाता है बेसिकली, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ हाइपोफिसिस। हाइपोफिसिस आप इसे कह सकते हैं। मतलब इसको देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड है या हाइपोफिसिस कह लीजिए, या फिर आप इसे कहते हैं कई बार मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड के नाम से भी हम इसे जानते हैं। क्यों मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो है वो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करता है। और ये कहाँ पर होता है, ये होता है आपका ब्रेन के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत सारे हार्मोन्स निकालता है, और ये एक तरीके की बोन स्ट्रक्चर है बेसिकली। ये कहाँ पर आपका सिचुएटेड है, बोन स्ट्रक्चर के अंदर सिचुएटेड है, जिसे कहते हैं पिट्यूटरी फोजा। क्या कहते हैं, पिट्यूटरी, दैट इज पिट्यूटरी फोजा के नाम से हम उसे जानते हैं। ठीक है, और जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस जो होता है उसके पास में आपको यहाँ पर ये देखने को मिलता है। हाइपोथैलेमस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ये वर्ड यूज़ किया था। और पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। ये ब्रेन के अंदर देखने को मिलेगा, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। एक होता है आपका इंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरा होता है आपका इंटरमीडिएट पिट्यूटरी, और थर्ड होता है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। देखिए ये जो इंटरमीडिएट पिट्यूटरी वाला जो पार्ट है, ये एडल्ट्स जो होते हैं, एडल्ट ह्यूमन बींग्स, मतलब जो 18 प्लस या 20 प्लस आप जिन्हें कंसिडर कर रहे हैं, उनके अंदर ये एब्सेंट होता है। उनके अंदर से ये हट जाता है, रिमूव हो जाता है, या फिर कह लीजिए किसी के जो इंटीरियर था या पोस्टीरियर था उसके साथ में भी मर्ज हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जो ये एंटीरियर वाला है, नॉट इंटीरियर, दैट इज एंटीरियर। ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट है। अब एंटीरियर के अंदर कई सारे हार्मोन्स बनते हैं, जैसे कि हार्मोन्स के नाम की अगर जो हम बात करें, आपने नाम सुना होगा HGH। ठीक है, ये होता है आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है वो जो आपकी अंदर सेल्स है, बॉडी के अंदर सेल्स जो है उनकी ग्रोथ और उनकी रिपेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो कि आपका कहाँ पर देखने को मिलेगा, दैट इज इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड वाले सेक्शन के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। और साथ में आपको यहाँ पर एक और चीज़ मिलेगी, HGH के साथ में आपको मिलेगी TSH। TSH क्या होता है, दिस इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है बेसिकली थायरोक्सिन ग्लैंड या थायरोट्रोपिन, जो आप जैसे गले में आपका जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, थायराइड ग्लैंड के अंदर थायरोक्सिन रिलीज होता है। ठीक है, फिर हम बात करें अगर जो यहाँ पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन की, तो ये 2 टाइप के इंपॉर्टेंट हार्मोन्स निकालता है। देखिए जो ये था आपका, इसको आप थोड़ा सा मैं क्लीन करके बना दूँ अगर जो, तो देखिए आपके पास 2 टाइप के पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स थे। पिट्यूटरी ग्लैंड PG का अगर जो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, तो एक था आपका एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, APH लिख देता हूँ उसे। ठीक है, और इसके अंदर 2 चीज़ें थी। पहली थी आपकी HGH, दैट इज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, और दूसरा था आपका TSH। ठीक है, ये था आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा था आपका यहाँ पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, और इसके अंदर भी आपको 2 डिवीजन देखने को मिलते हैं, ADH। ADH क्या होता है, एंटी डायूरिक हार्मोन कहते हैं, जो कि बॉडी के अंदर वाटर को बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है, और जो कि वाटर बैलेंसिंग का काम करता है बॉडी के अंदर।
विद द हेल्प ऑफ किडनी, ठीक है। और दूसरा होता है यहाँ पर ऑक्सीटासिन। ऑक्सीटासिन जो है ये कंट्रोल करता है आपके प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, सच एज यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन या मिल्क प्रोडक्शन। बेसिकली ये फीमेल्स के अंदर जनरली देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके का यह डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ फेदर, अ रबर बॉल एंड अ वुडन बॉल आर falling freely simultaneously from the same height in a vacuum। देखिए यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है वैक्यूम। तीन बॉल है, एक फेदर की बॉल है, ये फेदर बॉल है, दिस इज रबर बॉल एंड हेयर इज अ वुडन बॉल। तीन बॉल्स हैं, इनको एक हाइट से, मतलब ये मान लीजिए कि 10 मीटर की हाइट से तीनों बॉल्स को नीचे गिराया गया है यहाँ पे, ठीक है। और किस कंडीशन में? एक वैक्यूम की कंडीशन में। वैक्यूम मतलब यहाँ पर कोई एयर, कोई एटमॉस्फेयर या कोई मीडियम नहीं है। जब कोई मीडियम नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा कि जितनी भी बॉल्स हैं इनका कोई भी मतलब इसमें क्या दिया गया है, ठीक है, मतलब इसमें कोई मास वगैरह की बात नहीं कही गई है, मास या कोई साइज, कोई ऐसा वेरिएशन, कोई बात नहीं कही गई है। सिर्फ हाइट की बात करेगी, वैक्यूम की बात करेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो ग्रेविटी का इफेक्ट है, सिर्फ ग्रेविटी की इफेक्ट की वजह से ये बॉल्स नीचे आएंगी। यहाँ पर कोई भी अदर फोर्स जो है वो काम नहीं करेगा, मतलब नो एडिशनल फोर्स या नो बायोन फोर्स। जैसे पानी के अंदर क्या होता है कि पानी या एटमॉस्फेयर के अंदर थोड़ा सा बायोन्सी या बायोन फोर्स आपको देखने को मिलता है, वो सब चीज़ें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगी। तो वो नहीं मिलेंगी तो दैट मीन्स यहाँ पर तीनों की तीनों बॉल, ये तीनों की तीनों बॉल एट द सेम टाइम एक ही समय पर आकर ज़मीन पर गिरेंगी या ग्राउंड पर आएंगी। तो मतलब ऑल द थ्री बॉल्स विल रीच एट द ग्राउंड टुगेदर, एक साथ गिरेंगी यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। बताइए, देखिए वैक्यूम है तो वैक्यूम का मतलब ये हो गया ना कि इसमें कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है। देखिए अगर जो आप नॉर्मली आप रूम टेम्परेचर पे आप या रूम में या लैब में कहीं बैठे हुए हैं, सिंपली आप बैठे हुए हैं, तो आप तीन ये बॉल्स को आप गिराएंगे तो सबसे पहले आपका कौन सा जाएगा जो हैवी होगा, और फिर जो आपका फेदर वाला है वो धीरे धीरे जाएगा, ठीक है। रबर बॉल भी थोड़ा सा टाइम ले सकता है, या वुडन बॉल सॉलिड है तो जल्दी चला जाएगा, हॉलो है तो थोड़ा सा टाइम लेगा। तो मतलब ये आपको देखने को मिलेगा। बट वहाँ पर रीज़न क्या था, उसमें टाइम इसलिए लग रहा था क्योंकि वहाँ पर क्या है, एयर रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलता है। बट वैक्यूम के अंदर वो जितना भी रेजिस्टेंस वाला पार्ट है ना, वो हमने क्या कर दिया, हटा दिया। जब रेजिस्टेंस हटा दिया तो उससे क्या है, तीनों की स्पीड क्या है, सिंपली हो गई एक ही तरीके की। और कौन सा सिर्फ फोर्स कर रहा है काम, सिर्फ ओनली ग्रेविटी फोर्स, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो यहाँ पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे इस सीरीज़ के अंदर। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा लंबा लेंथ नहीं कर रहा हूँ मैं, 10-12 क्वेश्चंस को ही मैं आपको कवर कर रहा हूँ ताकि चीज़ों बाकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी आप तक पहुँच सके। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।